नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज इस समय हम जुड़ते हैं कुछ खास मुद्दों के साथ और समझने की कोशिश करते हैं तमाम पैनलिस्ट के साथ हमारे कि आखिर में उन मुद्दों का असर आने वाले समय पर किस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। आज के दो अहम मुद्दे जिसको हम अपने एजेंडे में ले रहे हैं, पहला ये है कि झारखंड में अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। क्या अमित शाह बिखरी बीजेपी को एकजुट करके झारखंड में भी हरियाणा महाराष्ट्र की तर्ज पे सरकार बनवा पाएंगे? और दूसरा अहम मुद्दा सार्क से जुड़ा हुआ। जी हां, 26/11 की छठी बरसी के मुद्दे को उठाया गया आज काठमांडू के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और खासतौर से आतंकवाद को भी उठाया गया पाकिस्तान के सामने। तो इन तमाम दोनों मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं जरा झारखंड के मुद्दे पर। और पहले आपको शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। झारखंड में एक बड़े कयास लग रहे हैं कि आखिर में मुख्यमंत्री होगा कौन। अगर बीजेपी जीतती है तो कौन होगा और बाकी पार्टियां जीतती हैं तो कौन होगा, इसको लेकर के ज्यादा संशय नहीं। लेकिन बीजेपी के अंदर तमाम लीडरशिप आ रही है। दो तस्वीरों के जरिए जो है इस खास रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर में बाजी मारेगा कौन। इन दो तस्वीरों ने झारखंड की सियासत में सुगबुगाहट शुरू कर दी है कि अगर राज्य में अगली सरकार बीजेपी की बनी तो सीएम कौन होगा। पहली तस्वीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते ही मुंडा इतने मस्त हो गए कि खुशी चेहरे को चीरकर बाहर निकल आई। ये तस्वीर पीएम की चाईबासा रैली के मंच की है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि मुंडा ने पीएम के इस्तकबाल में दिल उड़ेल कर रख दिया, शायद इस उम्मीद में कि मोदी उनकी फिर से सीएम बनने की दिली हसरत को दिलासा दे दें। लेकिन पीएम इस बर्ताव से खुश हैं या इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, ये फिलहाल रहस्य बना है। वैसे भी चुनाव प्रचार के लिए पीएम झारखंड में जहां जहां जा रहे हैं, मुंडा परछाई की तरह उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। एक और मौके की आस में मुंडा मोदी को मनाने का मौका ढूंढते रहते हैं। मुंडा की मनुहार पीएम पर कितना असर दिखाती है, ये कहना तो मुश्किल है। एक तस्वीर और भी है जिसमें झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम रघुवर दास की बांह भींचे पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम की ये मुद्रा रघुवर दास को दिल के करीब बताने के लिए है या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। इस तस्वीर में पीछे खड़े अर्जुन मुंडा थोड़े निराश जरूर नजर आते हैं। मुंडा, रघुवर दास, सिन्हा या फिर कोई और, कौन जाने चुनाव के लिए किसी को चेहरा तक न बनाने वाली बीजेपी बहुमत मिलने पर सीएम किसे बनाती है। या यूं भी कह सकते हैं कि झारखंड में मोदी का मनोहर लाल खट्टर कौन साबित होता है, इसे जानने के लिए थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। चलिए, तो बीजेपी का मनोहर लाल खट्टर झारखंड के अंदर कौन होगा। जी हाँ, इन दो तस्वीरों के जरिए काफी कुछ समझने की कोशिश हमने की है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव नीता मिश्रा जी हैं, भूपेंद्र धर्माणी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, और साथ ही साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे, ये जो खास रिपोर्ट हमने दिखाई, दो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ मायने इनके निकाले जाएं? क्या कहते हैं कि कई 100 शब्दों के बराबर एक तस्वीर होती है, ये क्या कुछ कह रही हैं ये तस्वीरें? विपुल, लगातार झारखंड में लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा वहां क्यों नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी प्ली ले रही है कि हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में जो स्थिति है उसके विपरीत झारखंड में स्थिति है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सबसे बड़े दल के तौर पर रही है। वहां संघ का बहुत ज्यादा काम है और वहां भारतीय जनता पार्टी बनाम अदर्स हमेशा लड़ाई होती रही है। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कोई चेहरा नहीं देती है तो वो जो अदर्स के पाले में बाकी लोग उस नाराज होकर नहीं चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब वहां हारी है तो यही कहा जाता रहा है कि इतने ज्यादा समर्थक हैं, उसमें ही आपस में मैच हो जाया करता है और लोग हार जाया करते हैं। इस सूरत में, और दूसरी बात, जो दो तस्वीरें जो हमने बयान करने की कोशिश की आपने दिखा रहे हैं, उसमें अर्जुन मुंडा को दिखा रहे हैं। अर्जुन मुंडा इस खेल के महारथी हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आती है तो वो अब काफी लंबा तजुर्बा है उनका गठबंधन सरकार चलाने का, वो सामने आएंगे। और दूसरी तस्वीर जिसमें कि बाह पकड़ के खींचते हुए नजर आ रहे हैं रघुवर दास को। रघुवर दास अपेक्षाकृत फेयर चेहरे माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन गैर आदिवासी हैं और उनको नरेंद्र मोदी अगर खींच के अपनी ओर ला रहे हैं
इसका मतलब ये भी लगाया जा रहा है कि और रघुवर दास को जो कि सांसद के तौर पे चुने जा चुके हैं, उनको फिर से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा के आगे 2 कदम आगे ला करके बढ़ा दिया है नरेंद्र मोदी ने, और एक पसंद के तौर पर है। लेकिन आपको बताऊं कि झारखंड के मामले में अगर किसी भी नेता से आप पूछेंगे तो इन सच्चाइयों के बावजूद वो आपको लगातार बोलेगा कि मेरा नेता कोई नहीं नेता। चलिए धर्माणी जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या रघुवर दास को सांसद होने के बावजूद जिस तरीके से अब वो विधायकी भी लड़ रहे हैं, ये अपने आप में क्या बड़ा संकेत नहीं है कि क्या जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो शुरू में बात कही कि इस लड़ाई में कौन आगे होगा कौन नहीं, आपने कुछ अटकलें लगाने का भी प्रयास किया है अपनी स्टोरी के अंदर, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अब जो बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है विधानसभा चुनावों में, किसी भी चेहरे को सामने ना रखकर नरेंद्र मोदी स्वयं कमान संभालते हैं और आखिर में वही निर्णय ले रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो। और अभी तक के जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें, क्योंकि सबसे पहला चुनाव हरियाणा में ही मुख्यमंत्री घोषित हुआ, तो आप सब जगह ही अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम से ही जो प्रचारित शुरू किया है, मुझे लगता है कि वो बेमानी है। बेमानी इसलिए है कि हरियाणा में जो चित्र था वो बिल्कुल अलग था और वहां पे पहली बार भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ी और पहली बार मेजॉरिटी में आ गई। और मेजॉरिटी में आने के बाद स्वाभाविक रूप से वहां पे एक बहुत बड़ा दायित्व था पार्टी के पास कि वहां पर एक ऐसी सरकार देना जिससे कि रीजनल पार्टियां समाप्त हो जाए और वहां पे 2 पार्टी रूल हो, और दिल्ली के निकट है। ऐसी परिस्थिति झारखंड में नहीं है। झारखंड में कमोबेश मैं कह सकता हूं कि अब जब से झारखंड बना है ज्यादातर समय भाजपा के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो गठबंधन में रहे हों, उसमें अर्जुन मुंडा भी रहे हैं। तो इनके पीछे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो चलता है, और उसको देखते हुए, जैसे अभी आलोक भाई कह रहे थे, इसे देखते हुए वहां पर जो एक इस बार बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया, ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि वहां की जनता का रिस्पांस क्या मिलता है। अगर मेजॉरिटी आई तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी एक स्वच्छ छवि और एक नए चेहरे को सामने रखना चाहेंगे। हो सकता है उसमें यशवंत सिन्हा ही कहीं दांव मार जाए, वो भी उनकी चॉइस हो सकते हैं। और जैसे और रघुवर दास जी की बात है, या जो भी और नेता उनकी समझ में आएंगे वो हो सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि वहां का जो इस बार का चुनाव है झारखंड का, वो एक मौका है पूरी मेजॉरिटी की सरकार बनाने का, जिसका दाव बीजेपी खेल रही है, और उसमें कितनी सफल होगी ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा। पर अगर जैसे झारखंड जब से बना है, गठबंधन की जिस प्रकार सरकारें चल रही हैं, जिस कारण वहां पर जो हरियाणा में बदनामी हो रही थी वो अब झारखंड के हिस्से जा पड़ी है कि वहां पे निर्दलीय मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस जो दाग को मिटाने का अवसर जो है झारखंड की जनता के पास है, और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी वहां पर कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं होगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अभी बाकी तमाम पैनलिस्ट से भी राय लेनी बाकी है और तमाम मुद्दे हैं जिसपे अभी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। खासतौर से अमित शाह पहुंचे हुए हैं, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है, इस पर भी चर्चा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमने खास 2 तस्वीरें आपको दिखाई और उससे इस बात को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि बीजेपी में कौन सा नाम ज़्यादा आगे चल रहा है, बीजेपी में झारखंड का खट्टर कौन साबित हो सकता है। तमाम पैनलिस्ट से हम बातचीत कर रहे हैं। पुष्पिन जी, आपसे जानना चाहेंगे जो लाइटर साइड जी खट्टर की बजाय अगर आप ये कहें कि मोदी जी का मनोहर कौन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए पुष्पिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये
क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही, क्योंकि जिस तर्ज पर लोगों के नाम सामने आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हरियाणा के अंदर हो, 3-4 नाम जो मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा में थे, उन्हीं में से जो सबसे आगे चल रहे थे वही नाम कहीं ना कहीं फाइनल होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई है अर्जुन मुंडा के नाम को लेकर के, यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर के, रघुवर दास की तो जो भी हमने तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से लोकसभा से उनको अब विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या इस तरह की जो अटकलें लग रही हैं सच्चाई हो सकती है इनमें? देखिए, मैं समझता हूं कि बाकी के चुनाव, अगर हम माजी के चुनाव देखें, और इसमें एक बेसिक फर्क यह है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, और चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, और लोकसभा का चुनाव भी हो, भारतीय जनता पार्टी पीछे है और नरेंद्र मोदी आगे है, और लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। ये जो उनका फेस है, इसको कैश लोकसभा में भी किया, इसको आपने हरियाणा में भी देखा, आपने इसको महाराष्ट्र में भी देखा, लेकिन यहां मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी 14 साल के इस राज्य के गठन में कोई 9 से 9.5 या 10 साल तक इन्हीं की सरकारें रही हैं, और 5 चेहरों के बीच में 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं वहां लोग। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने यहां सबसे बड़ा संकट यह है कि जब वो भाषण भी दे रहे हैं, जो तमाम सारी बातें कह रहे हैं, उसमें उन्होंने बाप बेटे की बात तो कही, लेकिन अगर भ्रष्टाचार पे बहुत बात हो, तो इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात कह रहा हूं मैं, तो सबको मालूम है कि वहां सरकार किसकी रही है। लिहाजा नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं चाहेंगे कि अगर उनके पास यहां 2/3 मेजोरिटी आती है और हरियाणा जैसे हालात बनते हैं, तो कम से कम ये जो 5-6 चेहरे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, मधु कोड़ा हो, हेमंत हो, अर्जुन मुंडा हो, ये तमाम 5 चेहरे, 6-7 चेहरे जो हैं, इनमें से कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वहां वो चेहरा देना होगा जिससे वो ये कह सकें कि मेरे ऊपर आपने विश्वास किया है और ये मेरा आदमी, आप इस पे विश्वास करें। तो वो पुराना कोई घिसा पिटा चेहरा नहीं होगा। और जो बात आलोक भाई कह रहे हैं कि रघुवर दास का नाम जो है, वो इसलिए भी मुझे लगता है कि इस बार वहां एक ये भी माहौल बना है कि इस राज्य का गठन होने से लेकर के लगातार ये हुआ कि साहब ट्राइबल स्टेट है, तो मुख्यमंत्री को आगे बढ़ा किया, और उसमें शिबू सोरेन की जो पॉलिटिक्स थी कि साहब हमेशा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक ट्राइबल रहे। इस बार कुछ वहां माहौल में यह भी नजर आता है कि लोग नॉन ट्राइबल की बात कर रहे हैं, तो रघुवर दास मैं समझता हूं उसमें सबसे ज्यादा फिट होते नजर आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बहुमत मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि 5-6 जो नाम थे या जो मुख्यमंत्री इस 9 बार रह चुके हैं, उसमें से कोई नहीं होने वाला है। आलोक जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आदिवासी गैर आदिवासी का मुद्दा है, ये कितना प्ले करता है झारखंड के अंदर? हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा, जहां पर हमने देखा कि एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या अब इसी तरह की रणनीति क्या झारखंड में इसी तर्ज पर फैसला हो सकता है क्या? और कितना बड़ा मुद्दा आदिवासी और गैर आदिवासी का है? ये मुद्दा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि झारखंड बना ही सिर्फ इसलिए है कि आदिवासी समाज की मुख्यधारा से कट गए थे, और अगर आप इन 14 सालों में उसे मुख्यधारा में जोड़ लिए होते तब तो संतोष की बात होती। लेकिन इन 14 सालों में राज्य के आदिवासियों की दशा पहले से ज्यादा बदतर हुई है। और जैसे बता रहे थे पुष्पेंद्र जी कि बीजेपी के शासक रहे हैं वहां। इनफैक्ट अभी जो मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब इन्होंने नई सरकार बनाई है, सरकार बनने के बाद तक हाल तक, अब मैं जानकारी के 2 महीने भर के पहले की जानकारी आपको दूं कि जितने इनके ब्यूरोक्रेट्स थे वो अर्जुन मुंडा की ज्यादा सुनते थे, और सरकार लगभग इन्हीं की चलती थी। बजाय मुख्यमंत्री के सुनने में उन्हें वक्त लगता था, उनको लगता तोड़ जोड़ की सरकार है, जब जाए तब चली जाए। तो उसमें आपने आदिवासियों को भला नहीं किया है। अब अगर उससे आप ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा, तब इस राज्य के विभाजन का औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो बिहार में ही अच्छे थे आप। तो एक ये संदेश आदिवासियों के अंदर पहुंच रहा है, और इस मामले में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा आदिवासी चेहरा है नहीं। वो एक उनके लिए बड़ा नुकसान का वजह भी हो सकता है अगर अर्जुन मुंडा को स्क्रीन से हटाते हैं तो बड़ा मुद्दा आपने उठाया। चलिए नेताजी, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है कि वो कोई चेहरा आगे नहीं कर रही है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ रहा है, आपकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड में इस रणनीति के लिए कोई विशेष रणनीति आपने बनाई है क्या? क्योंकि इस बार कांग्रेस की कैंपेनिंग भी बाकी पार्टियों के मुकाबले काफी स्लो दिखाई दे रही है, काफी सुस्त पड़ी हुई पार्टी दिखाई दे रही है कांग्रेस।
देखिए, भाजपा कैसी रणनीति बनाती है ये तो इस पे तो मैं सोचती हूँ टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तहत कभी भी किसी भी इलेक्शन में किसी भी स्टेट में कभी पहले से कोई नाम अनाउंस करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा रहा है। और जो तो अगर पार्टी पावर में आती है कि बीजेपी, मेरा सवाल आपसे ये कि बीजेपी की रणनीति का तोड़, बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, उसे सफलता मिल रही है, तो आप क्या उसी ढर्रे पे चलेंगी आगे या आप भी बदलेंगी मुकाबला करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ से कोई, जहां तक कि ये ट्राइबल्स की बात है, ट्राइबल्स ये स्टेट ही अलग हुआ तो ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो, ये तो सर्वोपरि हमेशा कांग्रेस के लिए रहा। आज से नहीं, जब से नेहरू जी के टाइम से और उसके पहले से हमेशा ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, कांग्रेस सपोर्टेड रहे, ट्राइबल्स के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ी गई और ट्राइबल्स के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनी, कमीशन बना, SC/ST कमीशन। तो ट्राइबल्स के डेवलपमेंट को लेकर के कहीं भी कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही। लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री तो भारतीय जनता पार्टी के जमाने बनी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बनी, लेकिन उसको एनकैश कराने के लिए कांग्रेस का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि हमें केवल मिनिस्ट्री इसलिए बनानी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सर इतने दिन वहां राज्य भी किया है और मिनिस्ट्री भी बनाई, लेकिन अगर उनका वाकई में मंशा होती आपकी रणनीति क्या है बीजेपी के खिलाफ? आप इस बार चुनाव में आपको लग रहा है आपकी पार्टी जीतने की स्थिति में है, आपका गठबंधन टूट गया है, फिर भी आप सरकार में बनी हुई है, क्या रणनीति सही है आपकी? रणनीति देखिए, एक बात सब लोग आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि अगर कोई भी पार्टी अलायंस में लड़ती तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो अपना संगठन होता है वो उससे कमजोर होता है। और इस समय कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि संगठन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भले ही हमें इस समय सत्ता की नहीं बल्कि अपने संगठन को उठाने की, उसको मजबूत करने की ज्यादा आवश्यकता है। तो अगर अलायंस नहीं भी होता है तो मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, बल्कि मुझे लगता है इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। चलिए, वो तो आने वाला बताएगा। नीता जी से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं मैं। नीता जी, ये क्या ट्रेजेडी है कि आप एनसीपी के साथ सरकार में रहते हैं 5 साल, चुनाव से पहले वो आपको अपनी पीठ पे से उतार के नीचे छोड़ देते हैं। आप 6 साल कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, चुनाव से पहले वो आपको निकाल देते हैं। एक सेकंड, यहां भी 14 महीने से आप सरकार में थे, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त जेएमएम ने आपको बाहर कर दिया। तो ये चक्कर क्या है? क्या लोग आपको लेकर के इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि आपके साथ खड़े होने से वो हारेंगे? मैं इन फिरका परस्त पार्टियों के नेशनल कॉन्फ्रेंस फिरका परस्त है। आप एनसीपी की बात करिए, फिरका परस्त का एनसीपी से ज्यादा फिरका परस्त और ज्यादा वेस्ट अपनी सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट, उनको कोई जनता से कोई लेना देना नहीं, चलिए वापस इंटरेस्ट नहीं उनके अंदर, केवल अपने बारे में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेशनली करप्ट पार्टी कहा तो भी उनके पास जाकर के उन्होंने उनको समर्थन देने अनकंडीशनल। तो हम क्या कह सकते हैं? बहुत ठोस उत्तर नहीं है आपको अपनी रणनीति को लेकर के, लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति? अमित शाह ने कमान संभाल ली है बीजेपी की, जी हाँ, और वहां पर जो एक तरीके का बिखरा स्वरूप है उसको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ सीक्रेट प्लान है और क्या ये सीक्रेट प्लान लोकसभा की तर्ज पर झारखंड में भी दोहराया जाएगा? आइए, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डालिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मैन ऑफ द मैच अमित शाह पर झारखंड में भी पार्टी की नैया पार लगाने का जिम्मा है। सो शाह सत्ता संग्राम में मोर्चे पर डट गए हैं। चुनाव से जुड़े घटनाक्रमों को खुद देख रहे हैं। एक एक सीट पर शाह समीकरणों के मुताबिक रणनीति बना रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बदला भी रहे हैं। आदिवासी बहुल राज्य में कमल खिलाने के लिए शाह ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वो एक एक कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रचार का ताना बाना पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर बुना गया है ताकि पीएम की लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाया जा सके। कुछ वैसे ही जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में उठाया गया। झारखंड के चुनावी माहौल को मोदीमय करने में शाह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पोस्टर से लेकर चुनावी बिल्लों तक हर तरफ मोदी ही मोदी नजर आते हैं और इसकी बड़ी वजह है राज्य बीजेपी के नेताओं में आपसी फुटमस और भीतर घात का डर। शाह जानते हैं कि सियासी अखाड़े में अभी मोदी के नाम का सिक्का सबसे ज्यादा चल रहा है। युवा वोटरों में पीएम मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसीलिए विधानसभा उम्मीदवारों के पोस्टर पर भी मोदी का फोटो बड़ा और उम्मीदवार खुद छोटा नजर आता है।
यूपी जैसे बड़े प्रांत में कमल खिलाने वाले शाह चुनावी रणनीति की बारीकियों को बाखूबी समझते हैं, लिहाजा उन्होंने चुनाव प्रचार का प्लान बेहद सटीक अंदाज में तैयार किया है। इसके लिए पीएम मोदी की रैलियों का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। पहले चरण के मतदान के दौरान पीएम की रैली करवाना इसी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि मोदी जब बोलते हैं तो जनता सुनती है और उसका असर भी होता है। पीएम की हर रैली पूरी तैयारी के साथ कराई जा रही है। पहले एक स्थानीय नेता क्षेत्र के मुद्दे को उठाता है, फिर एक केंद्रीय मंत्री उसका ब्यौरा देता है और आखिर में पीएम मोदी उस पर अपनी मुहर लगाते हैं और उसके निपटारे का रास्ता भी सुझाते हैं। बीजेपी के मिशन झारखंड को पूरा करने के लिए चुनाव प्रचार अभियान में स्थानीय और वोट बैंक के समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड में पार्टी के पास कई आदिवासी और गैर आदिवासी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है, फिर भी बीजेपी का किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे न करना इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन पीएम की हर रैली और बीजेपी अध्यक्ष की हर रैली में अर्जुन मुंडा को साथ रखा जाता है, ताकि कहीं से भी ये संदेश न जाए कि आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की अनदेखी हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अपनी रैलियों में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं। वो राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर तो निशाना साध ही रहे हैं, हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को भी नहीं बख्श रहे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाह अपनी रैलियों में जेएमएम को कम, कांग्रेस को ज्यादा कोसते हैं। शाह के कांग्रेस विरोधी आक्रामक प्रचार की वजह राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना भी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में मंच पर आजसू के सुदेश महतो की मौजूदगी गलती को ही सही साबित करने की रणनीतिक चाल है। शाह जहां जहां जाते हैं मंच पर उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम यानी सुदेश महतो जरूर नजर आते हैं। हालांकि खुद बीजेपी के कई नेता महतो की पार्टी आजसू से गठबंधन का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे बेपरवाह शाह गलती को छिपाने या दबाने के बजाय आगे बढ़कर आजसू से गठबंधन को सही ठहराने की रणनीति के तहत महतो को साथ रख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी को शाह सफलता दिला पाते हैं या उनकी तैयारियों पर टिकटों के बंटवारे, गलतियां और पार्टी की पुरानी सरकारों की नाकामियां भारी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। चलिए, तो खास रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि किस तरीके का गेम प्लान दिखाई दे रहा है अमित शाह का। क्या ये प्लान जो है वाकई में सफलता दिला पाएगा बीजेपी को, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आलोक कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको एक खास रिपोर्ट दिखाई थी और ये बताया था कि जिस तरीके से कमान संभाली है अमित शाह ने, क्या उनका जो खास प्लान है वो कामयाबी दिला पाएगा झारखंड में भी। आलोक जी, आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं अमित शाह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, क्या झारखंड में वाकई में दोहरा पाएंगे इसे? वो कहते हैं ना, कठिन डगर है पनघट के, बहुत कठिन डगर है पनघट के। तो अमित शाह झारखंड में जब पहुंचे हैं, विपुल तो बताओ कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहा है, थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, कि यहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बाढ़ है। दरअसल ये राज्य ही बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अक्षुण्ण रूप से वहां शासन कर पाए अपने समर्थकों को देखते हुए। लेकिन ये स्थिति रही कि आज तक जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं, 2 चुनाव हुए हैं, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन सरकार बनाती रही है। और स्थिति ये रही है, जहां लोग ज्यादा होंगे वहां बिखराव भी ज्यादा होगा। स्थिति ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में हार चुके हैं। अर्जुन मुंडा जैसा शख्स चुनाव में हार चुका है वहां। तो आपस की खींचातानी इस मकाम पे है वहां कि
अमित शाह को ज्यादा जरूरत से ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ी होगी यहाँ। ये उत्तर प्रदेश ऐसा खुला मैदान नहीं था जहां आपको नए लोग लाने थे, उसे समझाने थे। यहां पढ़े पढ़ाए लोग हैं और पढ़े पढ़ाए लोग को आप कैसे अपने सांचे में ढालेंगे, ये बड़ी चुनौती है वहां। और इस चुनौती को अमित शाह संभाल रहे हैं और संभालने के क्रम में उनसे एक जो बड़ी गलती हुई है, जो हर कोई महसूस कर रहा है पार्टी के अंदर और बाहर भी, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखने के चाहते हैं, वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिनकी पैदाइश ही, जिनकी पूरी राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही, झारखंड मूवमेंट से लेकर के झारखंड बनने तक, बाद में मजबूरन भले ही वो सरकार में शामिल रहे, अब उसके साथ ये चुनावी तालमेल कर गए और उस चुनावी तालमेल में उस पार्टी को 8 सीटें दे गए। अब लोग कह रहे हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट की आखिरी लड़ाई होगी क्योंकि 8 तक ही सीमित रह जाएगा। उसके तमाम कैडर अलग अलग पार्टियों में बिखर चुके हैं, तो उस बिखराव को कैसे ये समेट पा रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। चलिए इस बीच जरा एक बीजेपी से भी रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अमित शाह जी ने कमान संभाल ली है, सबको लग रहा है कि झारखंड की जो स्थिति है उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे गुट हैं, बिखरी हुई है बीजेपी वहां पर। कितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है कि पार्टी को एक साथ आगे लेकर के बढ़ना होगा, अमित शाह के लिए कितनी मुश्किलें वहां पर होंगी? देखिए पार्टी की एकजुटता है यहाँ पर, और अगर अमित शाह जी यहाँ ज्यादा समय दे रहे हैं तो इससे मतलब ये नहीं है कि पार्टी यहाँ बिखरी हुई है। जम्मू कश्मीर के भी चुनाव साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए पार्टी के अन्य नेताओं को वहां भी समय देना पड़ रहा है। तो समय पास कर ही जम्मू कश्मीर के चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, तो अभी हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से जीत दर्ज की, तो इन 2 राज्यों में भी हमारी सरकार बनाना प्राथमिकता है, इसलिए हमारे नेता यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा उनका ध्यान जो है झारखंड पे है, क्योंकि झारखंड में जो तमाम आपके यहाँ जो इतने सारे नेता हो गए हैं कि उनको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से तमाम अलग अलग जगहों पे बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी, तमाम बड़े नेता वहां पर आप लेकर के जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। देखिए घंटे भर पहले आपके चैनल पर मैंने कहा कि झारखंड की राजनीतिक और जो भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। बाबुल सुप्रियो का आना इस बात का परिचायक है कि हमारे यहाँ राज्य में बहुत सारे बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, तो बंगाली समुदाय से इंटरेक्शन करना, बाबुल सुप्रियो की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है बंगाल में और उनको मंत्री बनाकर जिस तरह से महत्व दिया गया, तो स्वाभाविक है कि बाबुल सुप्रियो बंगाली समुदाय के बीच एक जाना पहचाना नाम होगा। उसके अलावा मनोज तिवारी जी हैं, तो भोजपुरी भाषा भाषी जो लोग हैं उनको अपने से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। आप कामयाबी दोहरा पाएंगे लोकसभा और बाकी विधानसभा चुनाव में जो कामयाबी उनको मिली है, उसी तरह की कामयाबी क्या झारखंड में दोहरा पाएंगे अमित शाह? देखिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और जिस तरह से पहले चरण में मतदान हुआ, युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो परिवर्तन का संकेत है। प्रदीप जी, एक संशय है वहां के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी अब तक वहां नेता सामने करके चुनाव लड़ती रही थी और जाहिर तौर पर अर्जुन मुंडा वहां आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं और सरकार चलाने का खासा अनुभव रखा है, तो उनको क्यों नहीं सामने किया आपने? देखिए नेता तय करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, और हमने हरियाणा में भी नहीं किया ना महाराष्ट्र में किया। लेकिन दिल्ली चुनाव में तो आपने मोदी को परिणाम आएगा तो उसके बाद नेता चयन कर लेंगे। दिल्ली चुनाव जब आप जीते थे, लोकसभा का चुनाव समय, तो आपने एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिया था, वो भी प्रयोग आपका सफल रहा था। देखिए रणनीति हर बार सामने वाले प्रतिद्वंदी दल के हिसाब से बदलना होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने एक बार कोई लैंडमार्क फिट किया तो उसी को बार बार दोहराते रहेंगे। अगर महाराष्ट्र में और हरियाणा में बगैर नेता घोषित किए हमको सफलता मिली, तो झारखंड में भी मिलेगी। ठीक है, आपने हरियाणा और इसकी रणनीति को आप दोहरा रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। एक बात और, जब आप हैं तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से जो गठजोड़ हुआ है, इसको लेकर के कितने मुतमईन है बाकी कैडर आपके? कहीं कोई असंतोष नहीं है, सभी कार्यकर्ता बिल्कुल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पर जेएमएम, जहां पर आजसू की मजबूत स्थिति है, वहां आजसू बीजेपी के लोगों को मदद कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि पूरे राज्य में संगठनात्मक संरचना है, उसके अलावा हमारी लोकप्रियता है लोगों के बीच, तो जहां आजसू और
एलजेपी को हमने टिकट दिया, वहां हम सहयोगी दलों का मदद कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। धनवाड़ी साहब, आपसे जानना चाहेंगे अमित शाह के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? तमाम राज्यों से अलग स्थितियां झारखंड की है, राजनीति भी वहां की काफी मुश्किल मानी जाती है, किस तरीके से 14 साल में सरकारें चली हैं सब जानते हैं, कितनी मुश्किल होने वाली है अमित शाह के लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, ना यूपी से मिलाई जा सकती है ना हरियाणा से मिलाई जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से एक चैलेंज तो है ही है, और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उन्होंने हरियाणा और अपना महाराष्ट्र में दिखाई है, उनके ऊपर ये दबाव भी है कि ये जो दोनों प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उनको इसके लिए समय बहुत मिला है, और जिस प्रकार के वो कुशल संगठक के रूप में अभी तक स्थापित हो चुके हैं जी। 5 फेज में चुनाव है, पहले 13 सीटों पे उनको ये जो कुछ भी विवाद थे हल करने थे, अब 20 सीटों के लिए है। ऐसे उनको एक फेजेस में समय बहुत मिला है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की उनकी छवि और जिस प्रकार का उनका अभी तक संगठन हम देख पा रहे हैं संगठक के रूप में, वो जो अभी आलोक भाई कह रहे थे कि जिस प्रकार का गठबंधन की जो अगर वहां गलती हुई है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा वहां की परिस्थितियों को जानते हैं, अगर वो गलती हुई है तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को संभालने में सक्षम होंगे, तभी उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया है। और जो एक टारगेट वहां पे बीजेपी ने रखा है कि इस बार बहुमत की सरकार, उसको वो प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए पुष्पेंद्र जी, जो अभी बता रहे थे आलोक जी की आजसू को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, नेता कौन होगा, सबके अपने अपने गुट बचे हुए हैं, कार्यकर्ता अलग अलग हिसाब से एक दूसरे को हराने की कई बार कोशिश करते हैं, खुद ही अपनी पार्टी के लोगों को, क्योंकि इस तरीके की गुटबाजी जो है पार्टी के अंदर, ये सब समाप्त करके क्या आप एक सूत्र में पिरो पाएंगे वहां पर अमित शाह और आगे बढ़ा पाएंगे बीजेपी को? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में और खासतौर से 2 बड़ी राजनीति की बात करें, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, बीजेपी जो है इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि इस पार्टी के अंदर जो केंद्र की राजनीति करने वाले लोग हैं, आप हमेशा देखें किसी पार्टी के अंदर साहब केंद्र से उनका जो कोई चमचा है या कोई चापलूस है उसको वो प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के हाथ में जो इस समय एक मजबूत कमान इसलिए भी है कि जितने भी केंद्र के लीडर हैं, अब आप दिल्ली की राजनीति में देखें, कोई सुषमा का आदमी है, कोई जेटली का आदमी है, कोई हर्षवर्धन का है, कोई विजय गोयल का है, अमित शाह जिस मजबूती और ताकत के साथ अध्यक्ष बने हैं, जिस बैकग्राउंड उनके पीछे जो ताकत खड़ी हुई है, उस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ का गुट था, लालजी टंडन, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, इन तमाम सारे लोगों को साधने में आसानी हो गई कि उन्हें किसी से डायरेक्शन नहीं लेना था और किसी को अपीज नहीं करना था कि ये इससे ये नाराज हो जाएगा तो इसको भी सेटल करना है। उन्होंने वो किया जो उसमें उनको लगता था कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और उसमें कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो उसको उन्होंने इग्नोर करने की पूरी उनके पास क्षमता थी और पीछे से उनको ताकत भी मिली। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि झारखंड में जब बिहार के बाद और हम यूपी के बाद देखें तो झारखंड में मैं समझता हूं कि हो सकता है थोड़ा सा लोकल लेवल पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर अमित शाह यूपी और बिहार जैसे को वो कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड के अंदर भी असंतोष जितना था उससे 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 80% तक तो उन्होंने उसको टोन डाउन कर दिया होगा। नेताजी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से कि आपकी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रही है, कोई बड़ी चुनौती आप कैसे पेश करने वाली हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी? जैसे अभी हम सुन रहे थे बीजेपी को कह रहे थे कि हर बार हम रणनीति बदलेंगे सामने वाले की रणनीति देख करके, आपकी क्या रणनीति होगी वहां पर एक मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर देने के लिए? देखिए, वहां पे कांग्रेस ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं अपने कार्यकाल में, और उन कार्यक्रम को मुझे पूरा विश्वास है कि जनता याद रखेगी और उसी के सहारे उन्हीं की याद में कांग्रेस को फिर से जनता वापस लाएगी। मुझे पूरा भरोसा है। जी चलिए, भरोसा आपका है। अब देखना यह है कि पहले चरण का मतदान हुआ है, आगे क्या स्थिति बनती है और किसको जनता अपना समर्थन देती है, ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बोला है, और 26/11 को खास तौर से जिस तरीके से जिक्र भी उसका किया गया, आतंकवाद के मुद्दे को छेड़ा गया, पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया गया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे एजेंडे, दूसरे मुद्दे की। सार्क सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया 26/11 का। जी हां, आज छठी बरसी है, उसको लेकर के उन्होंने उसका जिक्र किया और कहा कि यह दर्द कभी भूला नहीं जा सकता। साथ ही तमाम मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की। क्या उसी पर हम बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सभी पैनलिस्ट से अनुरोध मेरा यही है कि समय कम है तो संक्षेप में अपनी बात रखें। लेकिन उससे पहले जरा सुनते हैं कि अपने आसपास के देशों के साथ रिश्तों को लेकर के और 26/11 को लेकर के क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। South Asia is slowly coming together. India and Bangladesh had deepened their links through rail, road and power. India and Nepal have started a new era of cooperation in energy. And India and Bhutan are making those ties stronger by the day. With Sri Lanka, we have transformed trade through a free trade agreement. We will soon launch a new arrangement to meet Maldives' need for oil. Distance and difficulties have not held back India and Afghanistan, and bus and train sustained contacts between people in India and Pakistan. A prosperous SAARC needs the strong foundation of secure South Asia. If we are sensitive to each other's security and the lives of our people, we will deepen friendship, spur cooperation and advance stability in our region. चलिए, तो ये तमाम बातें कही वहां पर, खासतौर से 26/11 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 26/11 में जितने लोग मारे गए हैं, भारत आज भी उनको याद करता है और कभी इस दर्द को हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। जो तमाम जो बातें कही गई, चाहे वो सार्क कंट्रीज में डेवलपमेंट को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने को लेकर के हो, और टेररिज्म पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें। नीता मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखेंगे प्रधानमंत्री की इस स्पीच को आज जो उन्होंने सार्क को संबोधित किया? देखिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला वो हर भारतवासी का एक यूं कहें कि हर भारतवासी को एक दर्द है 26/11 को लेकर के। और जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे कन्वे किया वो हम भारतीयों की एक सेंटिमेंट्स थे। और ये बात आतंकवाद की बात ना ही केवल हमारे प्रधानमंत्री ने, बल्कि हम कहेंगे कि बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, हर एक ने ये बात करी कि टेररिज्म को टैकल करना हमारी सबसे एक बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस टेररिज्म की बैकग्राउंड में कोई भी बात करते हैं तो वो कभी सफल नहीं होगी। और जो ये एक बहुत बड़ा एक सार्क का जो देश है वो यही है कि अल्टीमेटली पूरा जितने भी कंट्रीज हैं हमारे मेंबर कंट्रीज, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये एक टेररिज्म फ्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब आज आप नवाज शरीफ जी को देखिए, उन्होंने अपने भाषण में इतनी देर तक वो बोले और एक भी बार टेररिज्म को टैकल करने की उन्होंने डिस्प्यूट फ्री इंडिया कंट्री की बात, रीजन की बात करी, लेकिन टेररिज्म फ्री रीजन की बात एक भी जगह नहीं करी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मुद्दा उठाया गया है आज इंटरनेशनल फोरम पे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको टॉप प्रायोरिटी देना जो भी हमारी सरकार है उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जहां पर भी, क्योंकि इसके बिना कोई भी बात आगे बढ़ नहीं सकती। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान की जो भूमिका रही है इस बार सार्क के अंदर, एक तो जिस तरीके से चाइना को उन्होंने शामिल करने का मुद्दा उठाया, हालांकि भारत की तरफ से इस पे काफी नाराजगी जाहिर की गई और इस मामले को दबा दिया गया, इस मामले को खत्म किया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब ये कहा गया कि एक समझौते पर हस्ताक्षर हो कि सभी के साथ सड़क और रेल संपर्क बहाल हो, इस पर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, जिसकी वजह से समझौते हो नहीं पाए। पाकिस्तान की भूमिका सार्क के अंदर कैसे देख रहे हैं संक्षेप में?
देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान सार्क में शायद फेस सेविंग के लिए आया था, और जिस किस्म से पूरे पाकिस्तान में जितने भी तर्जियाकार हैं वो लगातार ये कह रहे हैं ये डिफंक्ट बॉडी है, इसमें कुछ नहीं है। और ये जो बात चाइना जो कि ऑब्जर्वर की हैसियत में है, उस ऑब्जर्वर को पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है कि उसको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट मेंबर बना दिया जाए, जबकि उसका साउथ एशिया से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को लगता है कि इस पूरे साउथ एशिया के अंदर भारत जो है वो एक बिग ब्रदर की पोजीशन में आ गया है, और जो सरकार इस वक्त भारत के अंदर है उसकी जो भूमिका है, जो नरेंद्र मोदी का पूरा किरदार है इसमें, उसकी वजह से उसको लगता है कि वो डायरेक्ट जो है भारत को चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो कहीं चाइना को आगे बढ़ा के कर सकता है। आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का राग अलापा, उसके बाद ओबामा साहब जब यहां आने की उन्होंने पुष्टि की कि 26 जनवरी में वो आ रहे हैं, तब भी उनसे फोन करके कश्मीर का राग अलापा, और आने से 3 दिन पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे वो आजाद कहते हैं, उसमें भी यही राग अलापा। इस जगह पर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से डिस्प्यूट फ्री साउथ एशिया की बात की है, और उन्होंने ये बात कहते हुए कश्मीर की तरफ इशारा किया है। और जहां तक मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो स्पीच काउंटर आई है, नरेंद्र मोदी ने कोई 40 मिनट के भाषण में पूरी दुनिया को एड्रेस किया है उन्होंने, और हर मुल्क की समस्याओं पर एड्रेस किया है, यूथ की समस्या को एड्रेस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को गिनाया है, उन्होंने तमाम इस सबके बीच में उन्होंने एक बात जो कही 26/11 की, वैसे तो 26/11 आज भी है, 26/11 की डेट आज भी है और 26/11 2008 में भी था, उसको कह करके इस देश की लोगों की पीड़ा को दोबारा से पाकिस्तान के सामने, वर्ल्ड फोरम के सामने रखा है कि वो घटना तो घटी है, लेकिन उस घटना के घटाने वाले लोग पाकिस्तान में स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, इसलिए उनके पकड़े बगैर कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हो सकता। चलिए धर्माणी साहब, बहुत संक्षेप में समय समाप्त हो गया। क्या जो स्पीच आज थी प्रधानमंत्री की, आपको लग रहा है जो सार्क कंट्रीज में एक स्टेट्समैन की भूमिका में नजर आया प्रधानमंत्री? ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसको हम वर्ल्ड पावर के रूप में देख सकते हैं या कह सकते हैं, सबसे बड़ा देश, और वर्ल्ड की 1/5 पॉपुलेशन सार्क नेशंस के अंदर रहती है। और पहली बार उन्होंने इंग्लिश में जैसे कह रहे हैं, वो तो भाषा ही वो है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए, विशेषकर 26/11, वो कोइंसिडेंस कह लीजिए कि आज था, उसका उल्लेख करते हुए जिस प्रकार उन्होंने टेररिज्म फ्री रीजन की बात कही, वो अपने आप में एक पूरा पाकिस्तान को संदेश था। पाकिस्तान चारों तरफ से कॉर्नर्ड होने के बाद जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज वहां पर देखने को मिला, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को इग्नोर किया, वो साफ झलकाता था कि अब भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा द्विपक्षीय है या टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, उस पर समझौता नहीं करेगा। चाहे वो सेपरेटिस्ट को लेकर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बातचीत बंद कर दी, अब नरम पड़ने का उनका रुख जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये जो संदेश एक पाकिस्तान को देना आवश्यक था, वो इसमें देने में वो सफल रहे। 10 सेकंड में आलोक जी आपकी टिप्पणी आज के सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आपके भाषण पे। प्रधानमंत्री के भाषण के साथ साथ मैं बताऊंगा, पाकिस्तान ने जो रुख अपनाया है चाइना और कोरिया का जिक्र करके और उसे बड़े पार्टनर के तौर पर, तो एक सार्क के मूवमेंट को उसने एक पलीता लगा दी है, उस पर सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। कुल मिलाकर के 8 देश, 8 मुल्क, भारतीय उपमहाद्वीप के मुल्क साथ मिलकर चलने की बात कर रहे थे, और जिस मकसद से गरीबी और बाकी चीज जो प्रधानमंत्री के भाषण में आया, उन सबको बेमकसद कर दिया। और सबके जो 8 मुल्कों में से 7 मुल्क जो थे, सबके वॉइस में एक बात थी, आतंकवाद, और सब परेशान थे, और जो इसके लिए आतंकवाद छेड़ने वाला राष्ट्र था वो एक अलग राग आलाप रहा था। तो एक खतरनाक स्थिति है इस पूरे भूमंडलीकरण में। एक साथी जिसको आप सुधार सकते थे वो फिर से उछल के भागता दिख रहा है। नीता मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्माणी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी आप जुड़े इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पुष्पिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप जुड़े। लेकिन सार्क के अंदर भारत की जो आज भूमिका दिखी वो काफी सकारात्मक रही है। एक तरीके से पाकिस्तान को कह सकते हैं कॉर्नर किया गया है, क्योंकि तमाम देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, तमाम समझौते हो रहे हैं। भले ही रेल और सड़क को लेकर के सार्क के साथ समझौता नहीं हुआ, लेकिन तमाम देशों के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ ही समझौते हो रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक तरीके से बड़ी कामयाबी माने जा सकता है। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।